Class 12. Today we will start Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws कैसे आए? ओम्स लॉ के बाद एक जर्मन फिजिशियस था. ओम्स लॉ के प्रूव करने के बाद उसने इन लॉज को बनाया ताकि हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व कर सकें. तो इसके लिए उसने 2 लॉज दिए, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड द किर्चॉफ सेकंड लॉ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, ये लॉ क्या स्टेट करता है कि जितना भी एक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उनका अलजेब्राइक सम जो करंट्स जंक्शन पर या किसी एक मीटिंग पॉइंट पर मीट करेंगे उसे हम ज़ीरो लेंगे. द अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, लेट्स सपोज करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ, ये आपका क्या है, एक जंक्शन पॉइंट है, एक मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर सारे के सारे करंट्स आकर आपस में मीट करते हैं. तो ये वाला आपका एक जंक्शन पॉइंट है. लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज़ ओ. इस जंक्शन पॉइंट पे जब करंट्स आकर मीट करेंगे तो उनका जो अलजेब्राइक सम होगा दैट बिकम्स ज़ीरो. तो इसके अंदर इस लॉ के बाद कुछ साइन कन्वेंशंस यूज़ की गई कि जो भी करंट इस जंक्शन के टूवर्ड्स मूव करेगा इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव, और जो करंट जंक्शन से अवे जाएगा, जंक्शन से दूर जाएगा, इट इज़ टेकन एज नेगेटिव साइन. current move towards the junction taken positive and the current move away from the junction is taken negative. So in this figure current I1 is moved towards the junction taken as positive, I1. I2 is moved towards the junction, I3 भी junction की तरफ move कर रहा है, so taken as positive, I1 plus I2 plus I3. but I4 जो है वो जंक्शन से दूर जा रहा है और I5 भी जंक्शन से दूर जा रहा है, सो टेकन एज नेगेटिव. तो देन माइनस I4 माइनस I5 इट बिकम्स ज़ीरो. देन I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5. तो इन दिस केस यू कैन से दैट यू कैन सी द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन, जो करंट जंक्शन के टूवर्ड्स मूव हो रहा था उनका सम इज़ इक्वल टू द sum of the currents flowing away from the junction. And this law also supports the law of the conservation of charge. ये चार्ज के law of conservation of charge को भी support करता है. Now Kirchhoff's second law. Kirchhoff's second law को हम voltage law भी बोलते हैं और Kirchhoff's loop law भी बोलते हैं. There are 3 names of Kirchhoff's second law, 2 names, voltage law और the loop law, क्योंकि इसके अंदर हम वोल्टेज को यूज़ कर रहे हैं और लूप की फॉर्म में हम इसका जो प्रूफ है वो करेंगे. तो इसीलिए हमने उसके बेसिस पर इसका नाम साइंटिस्ट ने रखा, वोल्टेज लॉ भी है और ये लूप लॉ भी है. तो इसमें उसने क्या बोला था, उसने ये कहा था इसके अंदर कि कोई भी क्लोज्ड पाथ होगा, लेट सपोज करते हैं हम ये सर्किट हमने सपोज़ किया, इस सर्किट के अंदर ये सारे के सारे आपके क्लोज्ड लूप्स हैं. तो किसी भी क्लोज्ड पाथ के अंदर, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इन एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो अलजेब्राइक सम होगा, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा दैट इज़ ज़ीरो. फर्स्ट लॉ के अंदर अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज़ ज़ीरो, लेकिन सेकंड लॉ के अंदर अलजेब्राइक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ ज़ीरो. दैट मीन्स समेशन डेल्टा वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो अब लेट अस अंडरस्टैंड कि इसके अंदर हमें जो कौन कौन से साइन कन्वेंशंस करना है, किस तरीके से हमें इस लॉ को प्रूव करना है वो देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस तरीके से एक क्लोज्ड लूप कंसीडर कर लिया. इस क्लोज्ड लूप के अंदर क्या क्या है, सेल E1 है, रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है और एक सेल E2 है, रेजिस्टेंस R3 है. इसके अंदर आप देखिए ये क्लोज्ड लूप है. इस क्लोज्ड लूप के अंदर सबसे पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से यहाँ पर करंट जो है, लेट सपोज करते हैं यहाँ से एक I1 करंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. तो यहाँ से I1 करंट जो है वो फ्लो कर रहा है और इस सेल के में से यहाँ पर E2 करंट जो है वो E2 में से I2 करंट जो है वो फ्लो कर रहा है. ये I1 करंट इधर से और E2 करंट इधर से यहाँ पर आकर मीट करेंगे. यहाँ से ये दोनों करंट्स जो हैं वो इस BE साइड पर जाना स्टार्ट हो जाएंगे. तो I1 और I2 मिलकर लेट सपोज करते हैं I3 करंट है. यहाँ पर जो I3 है वो अलजेब्राइक सम है दोनों करंट्स का, दैट इज़ I1 प्लस I2. ये I3 करंट
इस रेजिस्टेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 में से फ्लो करेगा। तो जैसे ही वो इस E एंड पर पहुंचेंगे फिर से करंट डिवाइड हो जाएगा। I1 करंट विल गो थ्रू टूवर्ड्स द EF इन द अपवर्ड डायरेक्शन और ED की तरफ I2 करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो इन दिस केस लेट अस कंसीडर अ लूप A B E F A। आपने क्लोज्ड लूप सपोज करना है। इस क्लोज्ड लूप को सपोज करने के लिए आपको जिस एंड से आपने स्टार्ट किया है उसी एंड पर आपको इसको फिनिश करना होगा। तो लेट अस कंसीडर अ लूप A B E F और A, यहीं पर आपको इसको एंड करना है। अब किस तरीके से हमने इसके अंदर देखना है कि वोल्टेज और डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कैसे फ्लो कर रहा है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेट सपोज करते हैं यहाँ पर इस एंड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA है। ए एंड है, इस A एंड के ऊपर VA पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल अप्लाइड है। जैसे ही ये पोटेंशियल यहाँ पर AB की तरफ जाएगा, आपने क्या करना है, बहुत ईजीनेस से आपने करना है। एक लूप जो आपने कंसीडर किया है A B E F A, तो सबसे पहले A to B जाएगा करंट, फिर B to E जाएगा, E से F पर, F से A पर जाएगा। तो इस तरीके से वापस A पर पहुंच रहा है वो। तो हमने किस तरीके से यहाँ पर देखना है, पहले करंट A से B पर जा रहा है। लेट देखिए, A से B पर जा रहा है। तो A से B जब जा रहा है तो इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगा हुआ जिससे कि पोटेंशियल फॉल होगा। तो पोटेंशियल कंटिन्यूटी में A से B तक VA पहुँच जाएगा। तो लेट अस कंसीडर VA। उसके बाद जब वो B से किस तरफ जाएगा, BE की तरफ जाएगा। अब देखो, करंट की डायरेक्शन भी हमारी ओरिएंटेशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। हम भी B से E की तरफ मूव कर रहे हैं, हम भी B से E की तरफ मूव कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी हमारी अकॉर्डिंग सेम है। करंट भी B से E मूव कर रहा है और हमारी जो रोटेशन है, हम जिस अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वो भी B to A है। तो जब ये दोनों सेम हो गए तो उस टाइम आप देखिए, यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज यहाँ तक पहुँचेगी, इसके BA में पहुँचेगी, BE को क्रॉस करेगी, तो पोटेंशियल फॉल हो जाएगा। क्यों पोटेंशियल फॉल होगा, क्योंकि बीच में एक लोड लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लोड लगाया हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस लोड की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जो है फॉल हो जाएगा। और कितना पोटेंशियल फॉल होगा, दैट इज़ I3R2। I3 करंट फ्लो कर रहा था R2 रेजिस्टेंस के बीच में से, तो I3R2 पोटेंशियल फॉल हो जाएगा। एंड इट इज़, अगर पोटेंशियल फॉल हो रहा है तो हम इसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। उसके बाद कहाँ पर जाना है हमें, B से E पर आ चुके, अब E से F पर जाना है। तो E से F पर जाते हुए फिर से कोई रेजिस्टेंस अप्लाइड नहीं है, कोई भी हमारा पोटेंशियल फॉल नहीं होगा। और जब फिर F से A पर जा रहे हैं, तो F से लेकर A तक जब वो जा रहा है, F से A पर जा रहा है, तो आप देखिए फिर से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और EMF भी लगी हुई है। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से इस एंड पर आते ही पोटेंशियल फॉल हो जाएगा। अगर पोटेंशियल फॉल होता है तो टेकन इज नेगेटिव, सो माइनस I1R1। और जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है और आपकी ओरिएंटेशन भी उसी तरफ है, तो माइनस I1R1 प्लस, अब यहाँ पर आगे करंट, यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप जो हुआ है, यहाँ पर फिर से EMF लगी हुई है। अब EMF किस तरीके से, देखो EMF के अंदर से जो EMF है वो कहाँ से बाहर निकल रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ निकल रही है। सो हम लेंगे प्लस E1 और फिर से यहाँ पर जाकर इस एंड पर क्लोज्ड हो गया, तो वापस हमारी पोटेंशियल यहाँ पर कितनी है, VA है, तो विच इज़ इक्वल टू VA। तो इस तरीके से पहले A to B, फिर B to E, E to F देखेंगे और F to A देखेंगे। तो इस तरीके से करते हुए हमारी ये इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से VA और VA कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस I3R2 माइनस I1R1 प्लस E1 इज़ इक्वल टू 0। नाउ E1 इज़ इक्वल टू, ये दोनों फैक्टर्स हम इधर ले आएंगे, I1R1 प्लस I3R2। तो ये तो था एक क्लोज लूप के अंदर। अगर हम कंप्लीट लूप को कंसीडर करते हैं, A B C D E F एंड देन A, तो कंप्लीट क्लोज लूप हमने कंसीडर करना है। इसके अंदर भी बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे, A से लेकर B तक। सबसे पहले हम A से B पर चलेंगे, फिर B से C पर, C से D, D से E, E से F एंड F to वापस A के ऊपर। तो इस तरीके से सबसे पहले देखेंगे हम A to B जा रहे हैं, I1 करंट फ्लो कर रहा है, कोई VA पोटेंशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल फॉल नहीं होगा।
बी टू सी में भी कोई पोटेंशियल फॉल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस लोड नहीं लगा हुआ। तो यहाँ से लेकर इस एंड ए से लेकर एंड सी तक पोटेंशियल कितना चलता आ जाएगा, वी ए चलेगा। उसके बाद जैसे ही सी टू डी आया, सी टू डी में आप देखिए सबसे पहले ईएमएफ से मीट करेगा करंट। अब ईएमएफ में देखिए यहाँ से करंट जो है, आप सी टू डी जा रहे हैं बट द करंट विल मूव फ्रॉम डी टू सी, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। और यहाँ पर आप देखिए जो करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जो ईएमएफ है वो यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। सो हम लेंगे -E2। उसके बाद आगे हम C2D मूव करें, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लोड लगा हुआ है तो पोटेंशियल फॉल हो जाएगा और पोटेंशियल फॉल होगा। लेकिन अब हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, C2D मूव कर रहे हैं और यहाँ पर पोटेंशियल लो सा, हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ एंट्री कर रहे हैं। तो लो से जब हाई पोटेंशियल में जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, यानी इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ हम जा रहे हैं। तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो ये हो जाएगा R3I2। उसके बाद हम जाएंगे D से E पर। अब D से E पर जाते हुए कोई भी पोटेंशियल फॉल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस अप्लाइड नहीं है। फिर E से F की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी कोई पोटेंशियल फॉल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस लोड अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन F से जब हम A की तरफ वापस जाएंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अप्लाइड है, रेजिस्टेंस लोड है, जिसकी वजह से लेकिन यहाँ से क्या होगा, पोटेंशियल फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल फॉल है। अब यहाँ पर जिस ओरिएंटेशन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जा रही है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट केस में किया था, -I1R1। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे -I1R1। उसके बाद फिर हम यहाँ से पॉजिटिव से बाहर निकलते हुए शो हो रहे हैं, पॉजिटिव सेल से पॉजिटिव एंड की तरफ से बाहर निकलता हुआ करंट शो हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी हम लेंगे +E1 जैसे फर्स्ट केस में किया था। इज़ इक्वल टू फिर से हम वापस एंड ए पर पहुँच चुके हैं। जैसे ही एंड ए पर पहुँचेंगे यहाँ पर फिर से वही पोटेंशियल VA सेटअप हो जाएगा, तो इज़ इक्वल टू VA। तो इस तरीके से एक इक्वेशन रेडी हो जाती है। VA से VA कैंसिल हो जाएगा एंड -E2 + I2R3 -I1R1 + E1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से नेट E1 - E2 इज़ इक्वल टू I1R1 - I2R2। तो दिस विल बिकम्स द नेट EMF इन द circuit, and this law, this Kirchhoff's second law also supports the conservation of energy. जो Kirchhoff's first law है that supports the conservation of charge, but the Kirchhoff's second law supports the conservation of energy.